तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो केयरफ्री सिटी में मौजूद बैरियर को क्रॉस करने के लिए ड्यूटियन डीमन गॉड की मदद लेता है, मगर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो एक और फॉरबिडन जोन सेटअप है जिसे टोटल 180 स्पेस का यूज करके बनाया गया था। यानी कि इसमें टोटल 180 डिवाइन रून्स थे जो अपने आप फॉर्म होकर अपने टारगेट को मार सकते हैं। वही दूसरी तरफ किन्मो के एल्डर्स इस स्पेशल जोन में फंस चुके थे और उन्हें पता चला कि इस जोन को जिस डेटी ने डिजाइन किया था उसने एंड तक कैलकुलेशंस ही नहीं किए, जिसके चलते ये बैरियर अपने आप कोलैप्स होगा, मगर इसमें कई सौ साल लगने वाले थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डिवाइन क्यूब दिखाया गया जिसके अंदर टोटल 180 स्पेस है। वहीं पर ड्यूटियन डीमन गॉड अपनी कैलकुलेशंस करते हुए इस डिवाइन सील को ब्रेक करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही किन्मो ने उससे पूछा कि क्या ये ब्रेक हो सकता है, ड्यूटियन डीमन गॉड ने उसे काफी नाउम्मीद भरा जवाब दिया। वो बताता है कि इस डिवाइन सील को जिस गॉड ने सेटअप किया था उसने बाद में एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। उसने डेसिमल प्लेसेस के इनफाइनाइट कैलकुलेशंस नहीं लगाए, जिसके चलते इस डिवाइन सील की कमजोरी तैयार हो गई। मेरे ख्याल से 24,000 सालों बाद ये सील अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। अब 24,000 साल ये वक्त काफी ज्यादा लंबा था और किन्मो अपने एल्डर्स को उतने सालों तक तो वहाँ पर कैद रख ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि वो लोग कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन डिवाइन सील के ब्लॉक में तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था, इसलिए किन्मो कहता है कि ना हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके इस डिवाइन सील को शैटर करना होगा। कोई ना कोई वे अराउंड तो जरूर है जिसका इस्तेमाल करके हम इस डिवाइन सील को ब्रेक कर पाए। जिस पर ड्यूटियन डीमन गॉड बताने लगा कि हाँ इसका एक तरीका है। भले इस डिवाइन सील में टोटल 180 स्पेस है, लेकिन इसके पास बस 108 फेसेस हैं जो कि उसकी बाहरी सतह को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर यही तो उस गॉड ने इस सील को बनाते हुए चालाकी दिखाई। उसने सिर्फ 108 फेसेस को बाहरी सतह पर रिप्रेजेंट किया, जबकि असल में यहाँ पर 109 सरफेसेस मौजूद है, यानी कि एक सरफेस एक्स्ट्रा, तो हमें उसे ही टारगेट करना होगा। और इतना के साथ ही ड्यूटियन डीमन गॉड ने अपनी कैलकुलेशन डायस को स्पिन करना शुरू कर दिया। उस डायस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जो अपने आप न जाने कितने सारे हिस्सों में बट जाती है। और अब यहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया जो कि एक ही पल के अंदर हजारों लाखों कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर रहा था। वेल यहाँ पर ड्यूटियन डीमन गॉड ने टाइगी डिवाइन कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। वो इस डिवाइन सील में मौजूद हर एक सितारे की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करने लगा। उस कैलकुलेशन ने 36 हेवनली स्टार्स और 72 अर्थली फियांट्स को जोड़ दिया था जो कि डिवाइन सील की हर एक सरफेस को रिप्रेजेंट करने लगा। वेल इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटियन डीमन गॉड उस हिडन स्पेस को ढूंढना चाहता था जो कि इस डिवाइन सील के अंदर छुपी हुई है। दरअसल वो हिडन स्पेस एक कोर थी जो कि इस डिवाइन सील को मैनेज करती है। अगर किसी चीज की कोर को ही डैमेज किया जाए तो उसका सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और यही प्लान था ड्यूटियन डीमन गॉड का। वो इस डिवाइन सील के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच पैदा करना चाहता था ताकि ये डिवाइन सील अपने आप ही काम करना बंद कर दे, और फिर इसके कोलैप्स होने के भी चांसेस थे। और फाइनली पूरे 108 सरफेसेस को चेक करने के बाद ड्यूटियन डीमन गॉड उस कोर के पास पहुंच गया जो कि इस डिवाइन सील की जान थी। तो सबसे पहला ड्यूटियन डीमन गॉड ने उस कोर को अपने टाइजी कैलकुलेशन फॉर्मेशन में जकड़ लिया। यहाँ पर वो कोर पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, जिसके चलते उसका फंक्शन अपने आप कम होने लगा। और जैसे उस कोर ने काम करना बंद किया, डिवाइन स्पेसेस में क्लैशेस होना शुरू हो गए। इसी डिवाइन सील के अंदर हम किन्मो के ग्रैंड पास को देख पाते जो कि काफी ज्यादा परेशान थे। ग्रैनी सी कहने लगी कि न जाने कब से ही हम इस डिवाइन सील में ट्रैप हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। और उतने में ही ग्रैंडपा ब्लाइंड अचानक से शॉक होकर उन्हें बता देते हैं कि अरे इस डिवाइन सील का रोटेशन तो अपने आप स्टॉप हो गया। वैसे तो ये डिवाइन सील कभी भी अपने फंक्शन को स्टॉप नहीं कर सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई तो है जो हमें बचाना चाहता, और उसी ने इस 180 स्पेसिस के रोटेशन को बंद किया होगा। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि हम सबके सब एल्डर यहाँ पर फंस चुके हैं और सानला विलेज में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचाने के लिए यहाँ आ पाएगा, इसीलिए अपने बेकार के अजम्पशंस लगाना बंद कर दो। उतने में ग्रैनी सी कहती कि मेरे ख्याल से ये हमारा किन्मो होगा, सिर्फ वही ये काम कर सकता है। और फिर ग्रैनी सी ने काफी केयरफुली अपनी सराउंडिंग नॉइजेस को सुनना शुरू किया, और उतने में उन्हें किन्मो की आवाज आई जो कि अपने एल्डर्स को पुकार रहा था। जो सुनते साथ ही
ग्रैनी सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अपने साथियों को बताने लगी कि ये तो मेरे किन्मो की आवाज है, देखो वो हमें बचाने के लिए पहुंच गया। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा यहाँ पर आया क्यों, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और उतने में ग्रैंडपा ब्लाइंड जोर जोर से चिल्लाते हुए किन्मो को बताने लगे कि प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ, तुम इस डिवाइन सील की फोर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे और हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि हमारी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन किन्मो ने वापस जाने से मना कर दिया। साथियों ने तसल्ली देते हुए बताने लगा कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं अपने साथ बहुत ही खतरनाक बंदे को लेकर आया हूँ। वो इतना ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है कि आप सभी को रिहा कर पाएगा। अब किन्मो के मुँह से अपने लिए इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद तो डीमन गॉड का सीना प्राउड से चौड़ा हो गया। किन्मो ने आज तक डीमन गॉड की कभी इतनी तारीफ नहीं की थी, लेकिन अपने कैलकुलेशंस के दम पर उसने किन्मो को फाइनली इम्प्रेस कर ही दिया। यहाँ पर किन्मो ड्यूटियान डीमन गॉड को बताने लगा कि मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी सी की आवाज सुन सकता हूँ। उनकी आवाजों की डायरेक्शन से ऐसा फील हो रहा कि वो लोग कान स्पेस की पोजीशन में फंस चुके हैं। अगर इस डायस के जरिए बताया जाए तो उसका लोकेशन यहाँ पर होगा। तभी ड्यूटियान डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस डिवाइन सील की मेन कोर को स्टक करने के लिए हमें किसी पावरफुल ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा ट्रेजर जो ढेर सारे प्रेशर को झेलने के बाद भी सही सलामत रह सके, वो बिल्कुल शैटर नहीं होना चाहिए। मैं उस ट्रेजर को सीधे उस कोर के अंदर फेंक कर उसकी मशीन को जाम कर दूंगा, इससे मेन कोर ऑटोमेटिकली लॉकअप हो जाएगी। अभी सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से अपनी क्यानकुन स्टोरेज बैग को ओपन कर लिया, जो कि ट्रेजर से खचाखच भरी हुई थी। यहाँ पर वो ड्यूटियान डीमन गॉड के सामने अलग अलग तरह के ट्रेजर पेश करता है, जिसमें कि स्पिरिचुअल हर्ब्स के लेकर एक पावरफुल ग्यूकिन भी शामिल थी। वेल इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर तो ड्रैगन किलिन भी काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पर किन्मो ड्यूटियान डीमन गॉड को बताने लगा कि कुछ टाइम पहले मैंने लियोलान का गोल्डन पैलेस लूट लिया था, वहाँ की ट्रेजर चेम्बर में जितना भी सारा खजाना था वो सब का सब मैंने साफ कर लिया, तो अब तुम ही चेक करो कि इसमें से कौन सी वाली चीज तुम्हारे काम आएगी। तो ड्यूटियान डीमन गॉड ने सभी ट्रेजर्स को चेक करने के बाद फटाफट से उसमें से एक ट्रेजर को पिक कर लिया, जो कि दिखने में एक पत्थर जैसा था। डीमन गॉड कहता है कि यहाँ मौजूद कोर को जाम करने के लिए मेरे ख्याल से यही एक परफेक्ट ट्रेजर होगा। ये काफी ज्यादा मजबूत भी है और छोटा भी, तो इसे आसानी से शटर नहीं किया जा सकता। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा हमेशा साथ देती आ रही। बारबेरियंस के गोल्डन पैलेस को लूटने के बावजूद भी तुम जिंदा हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम इतने बड़े चालबाज हो कि आज तक मैं भी तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। और अब डीमन गॉड ने उस ट्रेजर को अपने टाइजी कैलकुलेशन फॉर्मेशन में ऐड कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो ट्रेजर सीधे 180 डिवाइन स्पेसेस में पहुंच जाता है। हर एक स्पेस को क्रॉस करने के बाद उसे कोर तक पहुंचना होगा। इधर डिवाइन स्पेस के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन स्पेस के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही। वहीं पर एल्डर्स भी अपना दिल थाम कर इस नजारे को देखने लगे और उतने में वहाँ मौजूद डिवाइन स्पेस शैटर होकर उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लैनेट जैसा ऑब अपीयर हुआ। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी फोर्स से वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही उस डिवाइन सील के अंदर जितनी भी दुनियाएं थी उसमें तो मानो तूफान आ गया। डिवाइन सील का अपनी दुनियाओं पर का सारा कंट्रोल खोता जा रहा था और अब धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। ये डिवाइन स्पेसेस अपने आप शैटर होकर दूसरे स्पेसेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी और उतने में एल्डर्स को किन्मो की आवाज आती है। उन्हें बता रहा था कि जल्दी से सावधान हो जाओ, थोड़ी देर में ये डिवाइन स्पेस शैटर हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, उस स्पेस पर न जाने कितने सारे क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वहीं पर ग्रैंडपा बुचर बताने लगे कि ये डिवाइन स्पेस काफी ज्यादा पावरफुल है, जब ये शैटर होगा तब यहाँ पर तबाही मचेगी, इसलिए अपने डिफेंसिव एनर्जी को तैयार रखना ताकि हम इस एनर्जी ट्रिबुलेशन से खुद को बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ किन्मो ने भी देखा कि वो डिवाइन सील शैटर होने के एकदम करीब पहुंच चुका है। इनफैक्ट उसके एल्डर भी उस डिवाइन स्पेसेस के अंदर काफी तेजी के साथ रोटेट होने लगे। उनकी आंखों के सामने न जाने कितनी सारी दुनियाएं मूव हो रही थी, कहीं पर लावा है तो कहीं पर पहाड़ है। और फाइनली एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ उस डिवाइन सील ने ब्रेक होना शुरू कर दिया। जिस भी डिवाइन गॉड ने इसे बनाया था उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसने इतना केयरफुली डिजाइन किया हुआ स्पेस भी शैटर हो सकता। उसे तो लगा था कि कोई भी डिवाइन सील में जाने के बाद एक ही झटके में मारा जाएगा और उसकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसकी डिवाइन सील को डुबा दिया। वेल यहाँ पर डिवाइन सील के ब्रेक होने की वजह से किन्मो के एल्डर से एक स्पेस में से दूसरी स्पेस में पुश होने लगे। उन
उनका अपनी बॉडी या फिर मूवमेंट पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। इधर किन्मो ने भी अपने डीमन स्टार वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो भी जानता था कि इस एक्सप्लोजन से यहाँ पर काफी सारी तबाही मचेगी, तो उसने फटाफट से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जो कि इस तेज रफ्तार के साथ हिट होने वाली फोर्स को काफी अच्छे से काउंटर कर रही थी। मगर जो इलाका किन्मो की शील्ड से कवर नहीं था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और ये पावर ज्यादा ब्रूटल भी नहीं थी, क्योंकि जब डिवाइन स्पेस शैटर हुई वो अपनी एनर्जी सर्ज को चारों ओर फैला रही थी। अगर ये एनर्जी सर्ज एक ही दिशा में यानी कि किन्मो की तरफ डायरेक्ट होती तो किन्मो की डिफेंसिव शील्ड कभी भी इसके सामने टिक नहीं पाती। और किन्मो शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ एनर्जी सर्ज चारों ओर फैल रही है, जिसके चलते डिस्ट्रक्शन का रेट ऑलमोस्ट कम हो गया। हर तरफ स्कैटर होने वाली पावर की वजह से किन्मो और उसके दोस्त सर्वाइव कर पाएंगे। और फाइनली एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो जगह पूरी तरह से जगमगाने लगी। भले पावर थी 180 स्पेसेस के डिस्ट्रॉय होने की। और फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। किन्मो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और फाइनली उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसके सामने उसके एल्डर्स थे। वेल इन तीनों का अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, वो तो बड़ी ही तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगे। तो उन्हें बचाने के लिए किन्मो फटाफट से रवाना हो गया, लेकिन तब तक एल्डर माँ का धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो जाता है। एल्डर माँ ने अपने दोनों हाथों पर इन सभी एल्डर्स को कैच कर लिया था। वहीं पर ग्रैनी सी तो किन्मो को अपने सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं पर किन्मो उन्हें डांट रहा था। वो कहता है कि आप लोगों ने धूप में तो बाल सफेद नहीं किए, आपको इतना भी पता है कि कौन सी चीज खतरनाक है, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा टेंशन दिया। मेरे जैसा बच्चा इतने सारे इमोशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। और अब वो ग्रैनी सी के गले लगने पहुंच जाता है, मगर उन्होंने तो आते साथ ही किन्मो को एक जोरदार चमाट लगा दी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है, तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए थे। जिसके बाद वो बड़े ही प्यार से किन्मो की इंजुरीज को भी चेक करने लगती है। उनकी ये फिक्र देखते साथ ही किन्मो के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन एल्डर ब्लाइंड ने ग्रैनी सी को किन्मो के पास जाने से रोक लिया। वो उसे बताती है कि तुम इस बुढ़िया से थोड़ा सा दूर रहो, ये काफी लंबे अरसे तक डिवाइन स्पेस में ट्रैप थी, जिसके चलते ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई और बदले में इसका इनर डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ली टियानशिंग कभी भी इसकी बॉडी पर कंट्रोल ले सकता है, तो तुम्हें इससे थोड़ा सा दूर रहना होगा। अब ये सुनकर किन्मो को बुरा लग रहा था कि वो अपने ग्रैनी सी के पास भी नहीं जा सकता। और उतने में ग्रैनी सी का इनर डीमन ली टियानशिंग दोबारा से उनकी बॉडी पर कंट्रोल लेता है। वो कहने लगा कि किन्मो हमारे होली डीमन सेक्ट का करंट लीडर है, तो भला मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा। मगर यही तो मसले की बात थी, अगर कोई बंदा किन्मो को मार पाया तो उसकी लीडर की पोजीशन उसे मिल जाएगी। होली डीमन सेक्ट में लीडर को असासिन करना काफी ज्यादा कैजुअल है। और उतने में ग्रैनी सी ने दोबारा से अपनी बॉडी का कंट्रोल लेते हुए ली टियानशिंग को दफा होने के लिए बता दिया। तभी ग्रैंडपा लेम किन्मो से कहने लगे कि अरे वाह, तुम्हारा ये लोहे वाला दोस्त तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो। तो किन्मो बताने लगा कि इनका नाम है ड्यूटियन डीमन गॉड और ये ड्यूटियन realm के सुप्रीम रूलर हैं, इसलिए प्लीज आप लोग इन्हें टीन का डिब्बा या फिर लोहे का आदमी ना बुलाएं। आप सभी को बचाने की खातिर ही मैं डीमन गॉड को यहाँ पर लेके आया था। उतने में ग्रैंडपा बुचर किन्मो से कहते हैं कि पिछली बार यांगकांग में हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो ये लोहे का आदमी तुम्हारे साथ नहीं था। तो किन्मो से कहता है कि आप वो सारे सवाल छोड़कर ड्यूटियन डीमन गॉड के टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए, इनकी कैलकुलेशन की मास्टरी काफी ज्यादा गजब है। अगर इनका सपोर्ट ना मिलता तो मैं कभी भी इस डिवाइन सील को ब्रेक नहीं कर पाता। वेल ये सारी बातें सुनकर ड्यूटियन डीमन गॉड का सीना एक बार फिर से चौड़ा हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि चलो फाइनली इस बदतमीज बच्चे को अकल आ गई। लेकिन ये बच्चा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले इसकी मेथड रूथलेस हो, लेकिन इसके स्मार्टनेस को कोई बीट नहीं कर सकता। सो अब डीमन गॉड के बाद किन्मो अपने ड्रैगन किलिन को भी सभी एल्डर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने लगा। वो कहता है कि ये है मेरा दोस्त ड्रैगन किलिन। पहला तो ये होली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क की सवारी था और उतने में ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर इन लोगों से अपने मास्टर के बारे में पूछने लगा, मगर ग्रैनी सी ने मायूस होकर ना में जवाब दिया। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन का दिल भी टूट जाता है। साथ ही किन्मो भी पूछ रहा था कि हमारे वो दोनों एल्डर्स और पैट्रियार्क कहाँ चले गए। तो एल्डर ब्लाइंड बताने लगे कि विलेज चीफ और एल्डर मास्क ने जो ट्रेसेस
मैसेज छोड़े थे मैं उसी को ट्रैक करके इन सभी लोगों को यहाँ लेके आया, मगर हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी सुनकर ही किन्मो को टेंशन आ गया, लेकिन ग्रैनी सी उसे समझा रही थी कि ग्रैंडपा मास्क और विलेज चीफ एक साथ है। इतना ही नहीं, उनके साथ तो पैट्रियार्क और लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर भी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग सही सलामत होंगे। बस मुझे फिक्र है तो एल्डर म्यूट की, हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। उसकी क्या प्लानिंग है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी खतरनाक जगह पर वो ज्यादा देर तक होल्ड कर पाया होगा। ये सारी बातें सुनकर ही किन्मो का दिल बैठ गया। वो अपने किसी भी एल्डर को खोना नहीं चाहता था। तभी ग्रैनी सी उससे कहती कि तुम इतनी खतरनाक जगह पर हमें ढूंढने को आए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं तो नए साल को सेलिब्रेट करने यहाँ आया था, और फिर कई दिन इंतजार करने के बाद मुझे पता चला कि आप लोग तो गुम हो चुके। क्या आपको पता भी है मैं आप लोगों के लिए कितना ज्यादा परेशान था? तो अब आइंदा से इधर उधर भटकने की जुर्रत भी मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो यहाँ पर किन्मो छोटा होकर भी अपने सभी एल्डर्स को डांट रहा था, और वो लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जिसके बाद हम किन्मो के चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं, क्योंकि अभी भी 5 लोग इसी दुनिया में मिसिंग थे। उतने में ही ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि हम सब एक साथ ही सानला विलेज में वापस जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के बिना तो घर नहीं जाने वाला, चाहे फिर उन 5 को जहन्नुम से बाहर खींचकर निकालने की भी जरूरत क्यों न पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और फिर किन्मो डीमन गॉड से कहने लगा कि चलो जल्दी से आगे का रास्ता दिखाओ, हम यहाँ से इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाले। सो इस तरह से इन सभी ने ठान लिया था कि वो अपने साथियों को लेकर ही वापस जाने वाले। तब तक ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने फटाफट से अपने आगे का रास्ता ट्रेस कर लिया। उसकी स्पीड देखकर एल्डर ब्लाइंड तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मेरी डिवाइन आईज काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन अभी तक मैं भी हमारे सामने के रास्ते को फिगर आउट नहीं कर पाया। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि ये बंदा कैलकुलेशंस का एक रिमार्केबल मास्टर है। सब ये लोग ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने दिखाई हुई पाथ को फॉलो करते हुए क्लिफ के एज पर पहुंच गए, और तभी उनके सामने एक अजीब सा जंगल था, जो कि उस क्लिफ के नीचे की साइड की ढलान पर ग्रो हुआ था। यानी कि यहाँ पर स्पेस का लॉ काम नहीं कर रहा था। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने सीधे उस क्लिफ पर छलांग लगा दी। वेले देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। इन्होंने नोटिस किया कि डीमन गॉड तो पूरी तरह से महफूज है, और फिर उसने इन सभी को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। उसे फील हो रहा था कि एक फोर्स उसके पाँव को अंदर की तरफ खींच रही है। एक ग्रेविटी फोर्स जैसी नजर आ रही थी, जो कि इन लोगों को नीचे गिरने से बचा लेगी। और अब 1 बाय 1 करते हुए सभी लोग डीमन गॉड को फॉलो करने लगे। दरअसल इस इलाके में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स को काफी अच्छे से अल्टर किया गया था, और इसी वजह से इन सभी को ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग किसी क्यूब के फेस पर सवार है। और ऐसे ही हजारों क्यूब्स इनके सामने खड़े थे, जिसे अलग अलग डायरेक्शन में सेटअप किया है। किन्मो बता रहा था कि इस पूरे इलाके में हजारों से भी ज्यादा क्यूब्स मौजूद होंगे, मगर उसे तो तजस्सुस इस बात का है कि हर एक क्यूब के एज पर होगा क्या। सब थोड़ी देर में ये लोग जिस क्यूब पर सवार थे उसके भी एज के पास पहुंच गए, और फिर उन्हें अपने सामने न जाने कितने सारे क्यूब्स हवा में फ्लोट करते हुए नजर आने लगे, जिन्हें डिफरेंट हाइट और डिफरेंट लोकेशन पर सेटअप किया गया था, ताकि ये सब असेंबल होने पर एक मैसिव हॉलोस्फीयर को डिजाइन कर पाए। और इस हॉलोस्फीयर के सेंटर में थी एक शटर्ड हुई रुइन, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, कि हो सकता है कि वो खंडहर ही असली केयरफ्री सिटी होगी। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो बस एक मैकेनिज्म का हिस्सा था। मेरे ख्याल से असली सिटी वहीं पर होगी। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड उसे बताने लगा कि यहाँ पर सेटअप किया गया सील मेरी इमेजिनेशन से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। इसे हजारों क्यूबिक बैरियर फॉर्मेशन की मदद से बनाया गया है, और हर एक क्यूब का फेस एज अ फ्रंट फेस फंक्शन करेगा। सो इसी क्यूबिक फॉर्मेशन की मदद से केयरफ्री सिटी को अंदर तक कैद किया है। साथ ही इस एरिया में जितने भी मैग्नेटिक फोर्स है उसे ये सारे क्यूब ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड पर्सन यानी कि यांगकांग का एडवाइजर भी होता, तो वो भी इस बेहतरीन सी टेक्निक को देखकर हैरान हो जाता। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि ऐसी भयानक और पेचीदा टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। खैर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ने पूरे की पूरे केयरफ्री सिटी को अपने अंदर कैद किया है। उतने में ग्रैनी सी बताने लगी कि हमारे विलेज चीफ और पैट्रिया काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग 180 डिवाइन स्पेस को क्रॉस करके
ऑलरेडी उस रुइन में पहुंच चुके होंगे। उतने में किन्मो डीमन गॉड से कहने लगा कि प्लीज रास्ते को डिटेक्ट करो। अब ये सुनते साथ ही डीमन गॉड ने फटाफट से अपनी फॉर्मेशन की पावर को रिलीज किया। उनके सामने तो हजारों लाखों बैरियर मौजूद थे। तो किन्मो को बताने लगा कि यहाँ पर फ्लाई करना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। फ्लाई करते हुए हम किसी न किसी बैरियर को ट्रिगर कर देंगे और अगर हमें एक सेफ रास्ता ढूंढना है तो उसके लिए हमें एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भले ही मैं कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक सेफ पाथ को ढूंढने के लिए मुझे भी 30 से 50 सालों का वक्त लगेगा और अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो शायद मैं 1 या 2 सालों के अंदर सेफ पाथ को ढूंढ सकता था। सो अगर तुम्हारे एल्डर्स फ्लाई करते हुए इस रुइन में गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी मौत हो चुकी। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ड्यूटियन डीमन गॉड से कहने लगा कि मेरे ग्रैंडपास को कर्स करना बंद करो, जिस पर डीमन गॉड भी मायूस होकर उसे समझाने लगा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कर्स नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो बस तुम्हारे सामने एक हकीकत रखी। यहाँ मौजूद सील काफी ज्यादा पावरफुल और भयानक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बैरियर का स्ट्रक्चर नहीं देखा था। ये एक श्रापित जगह है जहाँ पर एब्सोल्यूट रूल्स का राज होगा। ऐसी दुनिया में सरवाइव करना काफी ज्यादा ब्रूटल होगा। सच बताओ तो इस दुनिया के डिवाइन सील्स और यहाँ के बैरियर्स देखकर ही मेरी रूह भी कांप उठी। एक समझदार बंदा कभी भी ऐसे जहन्नुम में नहीं रह सकता। अब अगर आगे चलकर तुमने मेरे सामने कभी भीख भी मांगी कि केयर फ्री सिटी चलो, तो भी मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। ये दुनिया तो कम्प्लीटली इंसेन है, यहाँ पर कोई भी समझदार बंदा रह नहीं सकता। किन्मो ने भी नोटिस किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम डीमन गॉड इतना ज्यादा डरा हुआ था। उतने में ही एल्डर ब्लाइंड किन्मो को बताने लगे कि हमारे विलेज चीफ पूरी तरह से सेफ होंगे। अगर ये लोग वहाँ पर गए हैं तो इन्होंने जरूर से कोई अल्टीमेट कैलकुलेशन किया होगा। साथ ही वो इन सभी को बताने लगे कि जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो, केयर फ्री सिटी का शेप एक जहाज जैसा महसूस हो रहा। तो ये लोग भी पूरे फोकस के साथ उस स्पेस को चेक करने लगे और वाकई वहाँ पर एक जहाज था जो कि वहाँ पर पूरी तरह से स्टक हो चुका है। जो देखते साथ ही एल्डर लेम एल्डर ब्लाइंड की तारीफें करने लगे। वो कहते वाह बुढ़े, तेरी आंखें तो वाकई काफी ज्यादा शार्प हैं। उतने में किन्मो वहाँ मौजूद सन को ऑब्जर्व करने लगा। वो कह रहा था कि ये सन तो मानो किसी बड़ी सी पिल फर्नेस का हिस्सा है। हो सकता है कि यही फर्नेस एक पावर सोर्स जैसे इस्तेमाल की गई, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर जितने भी पैलेसेस और मैंशन फ्लोट कर रहे हैं वो शिप के कौन से हिस्से होंगे। कहीं ये फ्लोटिंग मैंशन इस शिप को कमांड देने का काम तो नहीं करते थे। उतने में ही ग्रैंडपा लेम बताने लगे कि मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सूरज एक एनर्जी सोर्स है जिसके पावर्स का इस्तेमाल करके ही ये शिप चलती होंगी। जस्ट इमेजिन कि इस पिल फर्नेस का बस एक ही टुकड़ा एक सूरज जैसा नजर आ रहा, तो जब ये पिल फर्नेस अटैच थी तब ये कितनी ज्यादा मैसिव रही होगी। ऐसी गजब की पिल फर्नेस को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी मैग्निफिसेंट आर्ट किसके पास होगी। उतने में ही एल्डर ब्लाइंड बताने लगे कि सिविलाइजेशन वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन आज ये खंडर बन चुकी। वहीं पर एल्डर डेफ कह रहे थे कि केयर फ्री सिटी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई चिंता नहीं। क्या इस दुनिया में कभी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर वाकई कोई परेशानी ना हो? अगर ये वाकई केयर फ्री सिटी है तो यहाँ पर इतनी परेशानियाँ नहीं होती और ना ही ये सिटी बर्बाद हो जाती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेट शिप असली केयर फ्री सिटी होगी। मेरा अंदाजा तो ये है कि ये ग्रेट शिप असली केयर फ्री सिटी की तरफ जाने वाली होगी, लेकिन बीच में इसे स्टक कर दिया गया। तो अभी सभी लोग उसी सवाल पर दोबारा से घूम फिर कर वापिस आ गए कि असली केयर फ्री सिटी है कहाँ पर। भले ये लोग इतनी सारी परेशानियां झेल कर केयर फ्री सिटी की तलाश में यहाँ आए थे, मगर यहाँ पर इन्हें बस एक बर्बाद हुआ शहर मिला और इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये असली केयर फ्री सिटी हो ही नहीं सकती। इस सवाल से किन्मो को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। उसे ऐसा फील हुआ कि अगर उसने असली केयर फ्री सिटी ढूंढ ली तो हो सकता है कि वो अपने परिवार से दोबारा से मिल पाए। यानी कि किन्मो की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। और उतने में इन लोगों को वहाँ पर एक शिप नजर आती है जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हर एक डिवाइन सील और बैरियर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी। और इस क्रिसेंट मून पर सवार थे किन्मो के ग्रैंडपा और पैट्रियार्क। इनकी मून शिप बड़ी ही तेजी के साथ इधर उधर स्पिन होते हुए अपना रास्ता बनाने लगी। वहीं पर ड्यूटियन डीमन गॉड फटाफट से कैलकुलेशन करते हुए किन्मो को बताने लगा कि इसी सेफ रास्ते का तो मैंने जिक्र किया था। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ जाने के लिए हमें 40 से 50 साल लगने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस खतरनाक रास्ते को तय कर लिया और अब पैट्रियार्क और एल्डर इन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। किन्मो तो इन्हें देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर पैट्रियार्क एल्डर मास से कहने लगे कि पता नहीं तुमने विलेज चीफ को अपनी गोदी में उठाकर क्यों रखा है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने आप भी नीचे उतर सकता था। जो सुनते साथ एल्डर मास की हंसी छूट गई। वो कहने लगे कि विलेज
विलेज चीफ को आराम फरमाने की आदत पड़ी है। अगर मैं उन पर तवज्जो ना दूं तो ये खाना भी नहीं खाएंगे, और सच बताओ तो मुझे भी उन्हें कैरी करके ही सुकून मिलता। क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर जो हूँ। जो सुनते साथ ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही जिस क्रिसेंट मून पर सवार होकर ये लोग यहाँ पर आए थे वो भी अपने आप छोटे छोटे पैलेट्स में तब्दील होकर बॉक्स में वापस चले गए। वेले कमाल किया था ग्रैंडपा म्यूट ने, जो देखकर ग्रैनी सी सरप्राइज होकर उनसे पूछने लगी कि बताओ तुमने उस क्रिसेंट मून को कैसे बनाया था। लेकिन ग्रैंडपा म्यूट इस पर कोई जवाब नहीं देते। जो देखते साथ ही एल्डर डेफ कहते कि शायद ये बंदा हमारे साथ अपना सीक्रेट शेयर करना नहीं चाहता। तो बाकी के एल्डर्स भी उन्हें धमकाने लगे। साथ ही ग्रैनी सी भी इरिटेट होकर उन्हें कर्स देने लगी कि अगर तुम ये वाला सीक्रेट हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तो उन्हीं सीक्रेट के साथ मारे जाओगे। सो इस तरह से किन्मो ने ड्यूटी एंड डीमन गॉड की मदद से अपने सभी एल्डर्स को बचा लिया था, और अभी सभी लोग अपने विलेज की तरफ निकलने के लिए रवाना हो गए। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।